तो हेलो भाइयों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एक न्यू मानवा। और ये जो मानवा इसमें हमारे मेन कैरेक्टर को धोखा दिया जाता है, इसको दूसरे वर्ल्ड में बुला लिया जाता है और फिर कुत्तों की तरह वर्क करवाया जाता है, लेकिन इसको फिर अपने वर्ल्ड में नहीं भेजा जाता है और उसके लिए बदला लेता है, वो भी रिबॉर्न करके। उसके लिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि अटैक कर रहा होता है आर्मी वाले बंदों लोग पे, और हम देखते हैं हमारे आर्मी वाले बंदे लोग भी अटैक कर रहे होते हैं। और ये अभी 2045 चल रहा होता है और ये हमारा अर्थ ही होता है। लेकिन हम देखते हैं मॉन्स्टर लोग बहुत ही भारी पड़ रहे होते हैं हमारे बंदे लोग पे और बहुत सारे बंदों को मार देते हैं और हमारे बंदे लोग झुक जाते हैं क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है और इन लोग को बचा लेता है और वो एक दो मॉन्स्टर को काट के रख देता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जल्दी से खड़े हो जाओ, हमें आगे चलना होगा, हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते हैं। और हमें बताया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कमांडर इन चीफ होता है अभी अर्थ का, और इसका नाम होता है हानसंग। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर स्नाइपर लेके रेडी हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत सालों से ही मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही है, लेकिन अब भी मॉन्स्टर सब खत्म नहीं हो रहे हैं, उल्टा हम ही लोग अब खत्म होने वाले हैं। अभी सिर्फ हमारा एक ही गोल है, वो भी हमारे आंख के सामने है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर स्नाइपर लेके एक मॉन्स्टर पे एम कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक मैजिक बैरियर आ जाता है, जिसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। लेकिन वो मैजिक बैरियर नहीं होता है, वो टेलीपोर्टेशन बैरियर होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को टेलीपोर्ट कर देता है। जिसको देख के एक बंदा बोलता है ये कमांडर कहाँ गए, और हमारे अर्थ का गुड बाय होने वाला है क्योंकि हमारा हीरो ही अब दूसरे वर्ल्ड में चला गया। और हम देखते हैं दूसरे वर्ल्ड का सीन जहाँ पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को चेन से बांध के रखा होता है और यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं जो कि बोलते हैं हमने इमेजिन भी नहीं किया था ये सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड का हीरो यहाँ पे आ चुका है, हमने इसके बारे में बहुत सुना था, ये बहुत ही अच्छा फाइट करता है, अब ये हमारे लिए फाइट करेगा। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बहुत ही कंफ्यूज होता है और ये सोचता है ये जंजीर ये सब क्या है और मैं कहाँ पे हूँ। और तभी हम देखते हैं बुढ़ऊ को जो कि आ जाता है और वो बोलता है दूसरे वर्ल्ड के हीरो तुम्हारा स्वागत है एम्पायर में। मुझे पता है ये बहुत ही अचानक हुआ है, लेकिन तुम्हें डीमन किंग को हराना होगा और इस वर्ल्ड को बचाना होगा। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या डीमन किंग, ये सब तुम क्या बात कर रहे हो और मैं कहाँ पे हूँ और तुम लोग कौन हो। और अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे तो कोरिया में होना चाहिए। जिस पे बुढ़ाऊ बोलता है चुप हो जा। और हम देखते हैं वो कुछ एबिलिटी का यूज करता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही गंदा वाला दर्द होता है। और हम देखते हैं बुड्ढे को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है ज़्यादा रेजिस्ट मत करो, ये मैजिक तुम्हें बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाएगा अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रुक जाता है और हम देखते हैं बुड्ढे को जो कि बोलता है प्लीज़ डीमन किंग को अब हरा दो और इस एम्पायर को बचा लो, और उसको एक स्वॉर्ड भी देता है। और बुढ़ा ये भी बोलता है अगर तुम डीमन किंग को हरा देते हो तब मैं तुम्हें ओरिजिनल वर्ल्ड में भेज दूंगा, क्या तुम हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है और फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं करूँगा। और फिर हमें बताया जाता है फिर यहीं से ही हमारा मेन कैरेक्टर लगातार इस वर्ल्ड के लिए फाइट करता है। पहले पहला साल होता है, फिर दूसरा साल होता है, फिर तीसरा साल होता है, फिर पाँचवा साल होता है, फिर 10वां साल होता है और फाइनली जाके ये डीमन किंग को मार ही देता है। लेकिन उसके बाद बूढ़ा उसको अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में नहीं भेजता है और वो बोलता है यहाँ पे तुम्हारे लिए एक और मिशन है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो तुमने प्रॉमिस नहीं किया था। जिस पे हम देखते हैं बूढ़ा बोलता है यहाँ पे एम्पायर को बचाना डीमन किंग को मार देने से खत्म नहीं हो जाता है, यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ पे जो बंदे लोग हैं वो सब एम्पायर के खिलाफ जा सकते हैं, उसके लिए इन लोग का खत्म होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग दूसरे खतरे को जन्म नहीं दे सकते हैं, उसके लिए तुमको जाके इन लोग को खत्म कर देना है, यही तुम्हारा लास्ट टास्क है। और हम देखते हैं यहाँ पे सुनहरे बालों वाले एक बंदे को, इसी को बुढ़ा बोलता है इसी को तुम्हें मारना है और उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। वैसे तुम एम्पायर की थोड़ी सी मदद तो कर ही सकते हो ना। और हम देखते हैं फिर से वही एबिलिटी का यूज करता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को फिर से दर्द होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कुत्ता, मुझे कुत्ता बना के रख दिया इन लोगों ने जिसको कभी भी ये कंट्रोल कर सकते हैं। सच में ये बहुत ही भड़वे लोग हैं, सच में ये कब खत्म होगा। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि उसी बंदे से फाइट कर रहा होता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आराम से उस बंदे को मार देता है और वो जीत जाता है। और हम देखते हैं सुनहरे वाले बंदे को जो कि बोलता है सच में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो,
जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी और मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पे हम देखते हैं वही बंदा बोलता है किस लिए, यहाँ पे तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगली बारी तुम्हारी ही है। जिसको हमारा मेन कैरेक्टर कुछ समझ तो नहीं पाता है लेकिन वो बोलता है ये फाइनली ओवर हो गया, अब मैं घर जा सकता हूँ। और हम देखते हैं पीछे में एक बंदा भी आ चुका होता है हमारे मेन कैरेक्टर के, और हम देखते हैं वही बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को मार देता है और वो बोलता है बहुत अच्छे दूसरे वर्ल्ड के हीरो, तुम्हारा काम अब समाप्त होता है। और हम देखते हैं उस बंदे का नाम होता है ब्रैंडनबर्ग, और हम देखते हैं यही बंदा बोलता है हीरो तुमने इन सालों में बहुत ही अच्छा फाइट किया, तुमने एम्पायर के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन तुम भी तो हमारे दुश्मन बन सकते हो ना, उसके लिए अब तुम्हारा ख़त्म होना बहुत ही ज़रूरी है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसी बंदे से बोलते हैं अच्छा तो ये सब झूठ था, तुम लोग ने तो बहुत ही पहले ही प्लान करके रखा था, तुम लोग तो मुझे कभी घर भेजने ही वाले नहीं थे। जिस पे हम देखते वही बंदा बोलता है हम लोग तुम्हें क्यों ही भेजते, वैसे भी तुम तो हमारे लिए कुत्ते ही थे ना। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है और वो बंदा बोलता है चलो हीरो अब आराम से मर जाओ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे पहले से ही पता था वो लोग मुझे कभी जाने नहीं देंगे, लेकिन तब भी मैं सोचता था कि वो मुझे जाने देंगे, लेकिन फाइनली ये वही निकला जो मैंने सोचा था। लेकिन इसी के साथ मैं ख़त्म नहीं हो रहा हूँ, मैं पक्का एम्पायर को बहुत ही गंदी मौत दूंगा। और हमें बताया जाता है उसी रात एक जिंदगी खत्म हुई और एक जिंदगी ने अपना आँख खोला। और हम देखते एक बच्चे को, और हम देखते कोई बोलता है कंग्रेचुलेसन डच, ये एक लड़का है। जिसको देख के एक औरत बोलती है यहाँ पे देखो मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये लोग कौन है, शायद मैंने इन लोग को देखा है पहले। और हमारे मेन कैरेक्टर को याद आ जाता है और वो बोलता है ये बंदा ये तो कॉन्टिनेंट का सबसे ग्रेटेस्ट नेक्रोमेंसर है जिसका नाम है ड्यूक सेक्सन, और मुझे लगता है ये जगह पक्का एम्पायर का हेडक्वार्टर होगा और इसका नाम है नेक्रोपोलिस। और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है मेरा रिकार्नेशन इतनी आसानी से नहीं हुआ, ये हुआ क्योंकि मेरे पास था स्टोन ऑफ रिकार्नेशन जो कि अगर सक्सेसफुली वर्क करता है तो आप वापस से रिकार्नेट कर जाएंगे। और इस स्टोन ऑफ रिकार्नेशन को हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत टाइम से छुपा के रखा था क्योंकि उसे पता था अगर इस कुत्ते वाली ज़िंदगी से निकलना है तो इसका यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था, आप फिर से रिबॉर्न होगे तो पूरा ही वो आपके फेट पे डिपेंड करता है कि आप अमीर घराने में रिबॉर्न होगे या फिर गरीब घराने में। लेकिन अभी इसके बारे में मैं सोचूं तो मैं तो ड्यूक की फैमिली में पैदा हुआ हूँ जो कि एम्पायर की बहुत ही मोस्ट एलिट नोबेलिटी मानी जाती है। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और नेक्रोमेंसी में मास्टर बन जाऊंगा तब मैं उन सभी एम्पायर के भड़वों को ख़त्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बोलते हैं ये बच्चा तो रो नहीं रहा है नैनी। जिस पे हम देखते हैं नैनी बोलती है सच में ये तो बहुत ही अजीब है, लेकिन ये तो सांस अच्छे से ले रहा है तब भी ये चुप क्यों है। जिस पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलती है आप पहले इसकी कंडीशन को चेक करिए अच्छे से नैनी। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सोच रहा होता है मैं तो बच्चा हो ही नहीं तो मैं रो क्यों। और हम देखते हैं नैनी को जो कि बोलती है इसका सांस तो ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बोलते हैं लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं रोता है तो इसका मतलब होता है वो बीमार है। जिस पे हम देखते हैं नैनी बोलती है यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि ये रोए तो ये पक्का रोएगा, आप इसके पिछवाड़े में मारिए और फिर ये रोएगा। और एक पिछवाड़े में लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सच लौंडे की तरह नहीं रोता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के मॉम और डैड बोलते हैं सच में ये बच्चा तो बहुत ही अजीब है, ये तो रो ही नहीं रहा है। जिस पे हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलते हैं ये आप पे ही गया है, आपके ही तरह इसके पास एक स्ट्रॉन्ग विल है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलती है नैनी आप मुझे दे दीजिए मैं इसको रुआती हूँ अब। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है तुम लोग पागल हो चुके हो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम उसके पिछवाड़े मारने ही वाली होती है, लेकिन हम देखते हैं वो नहीं मारती है और आराम से उसको सिर्फ टच करती है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये गर्माहट, ये सुंदर सा स्किन जो मुझे टच कर रहा है, सच में ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ था, कभी नहीं। मैं हमेशा दर्द में ही रहता था लेकिन मैं कभी रोता नहीं था और ऐसा फील तो मुझे कभी नहीं हुआ है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर को कोई भी ताकत रुआ नहीं पाई, लेकिन मम्मी की ताकत ने उसको रुआ दिया। 8 साल गुजर चुके होते हैं जब हमारा मेन कैरेक्टर फिर से रिबॉर्न करता है और हमें यहाँ
पे हमारे मेन कैरेक्टर के मॉम डैड दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बोलते हैं सच में टाइम बहुत ही जल्दी बीत जाता है, जिस पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलती है हाँ बिल्कुल। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बोलते हैं क्या हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी स्टडी रूम में है, जिस पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलती है हाँ बिल्कुल, उसने कभी भी अपने बुक को छोड़ा ही नहीं है जब से वो 4 साल का हुआ था। जिस पे हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बोलते हैं वो पक्का तुम्ही पे गया है उसके लिए, वैसे मुझे लगता है वो पक्का मैजिक में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। जिस पे हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलती है यहाँ पे तुम भूल तो नहीं चुके हो जो तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था, तुमने कहा था कि तुम उसे नेक्रोमेंसी कभी नहीं सिखाओगे, तुम्हें याद है ना। जिस पे हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बोलते हैं हाँ बिल्कुल मुझे याद है और मैं उसे कभी नहीं सिखाने वाला, और हाँ मैंने उसके लिए एक गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है, उसका कल बर्थडे है ना। और तभी हम देखते हैं गेट पे कोई आता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बोलते हैं यहाँ पे इतनी रात को कौन आया है। और हम देखते हैं यहाँ पे एक नौकरानी आती है और वो बोलती है मास्टर यहाँ पे जो छोटे मास्टर है उनके साथ कुछ हो चुका है। जिस पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के मॉम डैड दोनों ही शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है वो सीधा स्टडी रूम में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जिसके आसपास बहुत ही ऑरा होता है और वो बोलता है मॉम डैड। जिस पे हम देखते हैं जो ऑरा वगैरह होता है उसको हमारे मेन कैरेक्टर के डैड संभाल लेते हैं। और जो हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और वो बोलती है तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगा है ना। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बोलते हैं मैं अभी भी माना को सेंस कर पा रहा हूँ, या हवा में बहुत सारा माना है, अभी तो ये 8 ही साल का हुआ और अभी से ये माना रिलीज करने लगा। और हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं क्या तुमने अभी अभी माना को रिलीज किया अपने बॉडी से। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या उनको पता चल गया, वैसे मैंने नहीं सोचा था मैं इतना ही जल्दी माना को रिलीज कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं अगर जल्दी से आंसर नहीं दे पाऊंगा तो वो पक्का मेरे पे शक करेंगे। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के डैड हंसते और वो बोलते हैं ऐसा ही तो मेरा बेटे से मुझे उम्मीद थी, लेकिन सच में ये बहुत ही बुरी बात है कि मैं तुम्हें नेक्रोमेंसी नहीं सिखा सकता हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या ये मुझे नेक्रोमेंसी नहीं सिखा सकते हैं, तब मैं अपना रिवेंज कैसे लूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलती है जो सर्वेंट है वो ये सब क्लीन कर देगी, उसके लिए तुम वापस अपने रूम में जल्दी से चले जाओ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर निकल भी जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बोलते हैं मैंने यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर किया है। और हम देखते हैं कल का सीन जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का बर्थडे चल रहा होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं और हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं कि यंग मास्टर अब कब आएंगे। और हम यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो सोच रहा होता है सच में बर्थडे पार्टीज तो बहुत ही बोरिंग होता है, यहाँ पे बहुत सारा ही आवाज चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, वैसे मैं हमेशा से हीरो की तरह ट्रीट हुआ हूँ, कोई भी नोबल की तरह कभी मैं ट्रीट नहीं हुआ हूँ, उसके लिए बहुत ही अजीब लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ कल रात की बात ही याद आ रही है जिस टाइम में मैंने अपने डेस्क को ही तोड़ लिया था। मैं तो बस अपने पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ रहा था, लेकिन उसी टाइम मेरा माना रिलीज होने लगा। यहाँ पे मैं जैसे भी सोचूं तो मुझे लगता है यहाँ पे ये जो बॉडी है इसके पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है और यहाँ पे मुझे कोई नेक्रोमेंसी सिखाने ही वाला नहीं है, मुझे अपने फादर को इसके लिए मनाना चाहिए। लेकिन मैंने उनको सुना था वो बोल रहे थे उन्होंने मेरे लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर किया है, अगर मैं उनसे बात करना भी चाहूंगा तो भी ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम आ जाती है वो भी एक बंदे के साथ, और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलती है हैप्पी बर्थडे। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मॉम आपके पीछे में कौन है। जिस पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलती है आओ और इनको ग्रीट करो, ये एल्डर है ब्लू मैजिक टावर की और ये मास्टर है मैजिक एट्रीब्यूट में और इनका नाम है डीमन सैफिया और यही तुम्हारी टीचर होगी। और हम देखते हैं सैफिया को जो कि बोलती है मैं आपके साथ काम करने में बहुत ही खुश होंगी। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलते हैं यही तुम्हारा गिफ्ट है। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या मुझे एक ब्लू मैजिक टावर के एल्डर एक टीचर की तरह मिल गई, इसका मतलब है मैं वाटर मैजिक सीखने वाला हूँ जो कि डिफेंस वगैरह में काम आता है, अटैक के लिए कोई काम का नहीं है। सच में मॉम मुझे डार्क मैजिक सीखने नहीं देना चाहती है। और हम देखते हैं सैफिया को जो कि बोलती है मैं तुम्हारे साथ प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ तो उसके लिए चलो मेरे साथ। और हम देखते हैं ये लोग बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं सैफिया हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है तुमने पहले ही सुन लिया होगा मैं बस तुमको वाटर मैजिक ही सिखाने वाली हूँ, तुम इससे डिसअपॉइंट तो नहीं ना हो चुके हो, मुझे पता है तुम्हें कुछ और भी सीखना है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आपको कैसे पता। जिस पे सैफिया बोलती है ये तो आम बात है ना, तुम्हारे फादर नेक्रोमेंसी में बहुत ही अच्छे है, उसके नेक्रोमेंसी तो तुम्हें भी सीखनी होगी, लेकिन यहाँ पे
तुम्हारे फादर तुम्हें सिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब वो तुम्हारे मॉम को प्रपोज कर रहे थे तब वहाँ पे तुम्हारे मॉम ने एक कंडीशन रख दी थी, और वो कंडीशन अभी पूरे एम्पायर में फेमस है। और कंडीशन ये थी, अगर वो उनसे शादी करना चाहते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे उनको नेक्रोमेंसी नहीं सिखा सकते हैं। और मुझे याद है जिस दिन तुम्हारी मॉम डैड की शादी हुई थी, उस दिन जो सारी एल्डर्स थे उन्होंने व्हाइट कपड़ा पहना था, ना कि ब्लैक। और उसके लिए तुम्हारा डार्क मैजिक सीखना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन तब भी मैं लेडी अलीना से बात करने की कोशिश करूंगी। तुम मेरे को फॉलो करोगे ना? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मास्टर आपको नहीं लगता है जो ये ब्लैक मैजिक है और नेक्रोमेंसी है ये बहुत ही खराब चीज है? क्योंकि आप एक एल्फ है और एल्फ लोग तो ज्यादातर लॉ ऑफ नेचर पे डिपेंड रहते हैं ना। जिसपे हम देखते हैं सेफिया बोलती है, अच्छा ऐसा क्या? तो जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं और वो फिर से बंदे लोग को जिंदा कर देते हैं, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो क्या नेचर के खिलाफ नहीं है? यहाँ पे नेक्रोमेंसी और वापस से किसी बंदे को जिंदा करना, ये सब बातें सेम ही है। जिसको सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो सोचता है ये तो सच में अलग है। बाकी सब एल्फ तो सिर्फ नेचर के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन ये बहुत ही अलग है। सच में मुझे बहुत अच्छा मास्टर मिली है। और हम देखते सैफिया को जो कि बोलती है, चलो अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने सुना है तुमने अपने माना सर्कल का एक फ्रेगमेंट को फॉर्म कर चुके हो। अभी तुम्हारा पहला गोल है कि तुम्हें अपना फर्स्ट सर्कल को कंप्लीट करना है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा फर्स्ट सर्कल ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैंने जितने स्पेल को अभी तक पढ़ा है उसके लिए कम से कम फर्स्ट सर्कल तो होना ही चाहिए। और हम देखते सैफिया हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है, अपने हाथ को अपने दिल के पास रखो और फोकस करो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे हमें बताता है, ये जो वर्ल्ड है ये अर्थ की तरह नहीं है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा माना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ड्रैगन वगैरह ही माना को डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें एक फिल्टर की जरूरत पड़ती है, और वो हमारा हार्ट होता है, और जिसको हम माना सर्कल भी बोलते हैं। और यहाँ पे माना सर्कल का सभी फ्रेगमेंट को हम अपने दिल के तरफ रख लेते हैं, तब हमारा माना सर्कल फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे माना सर्कल लगातार रोटेट होते रहता है, जिससे जो माना है वो हमारे बॉडी में अच्छे से फ्लो होती है। और हम देखते हैं सैफिया बोलती है, अच्छे से अपने माना को अपने हार्ट के अराउंड रोटेट करो। वैसे यहाँ पे 1 महीने तो लग ही जाते हैं, उसके लिए ज्यादा जल्दबाजी मत करो। जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, लेकिन मास्टर मैंने तो अभी कर लिया। जिसपे सैफिया बहुत ही शौक हो जाती है और वो बोलती है, क्या तुमने अभी कर लिया? तुमने तो अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की और तुमने एक सर्कल को भी फॉर्म कर लिया, वो भी कुछ मिनट में ही। क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये एक नेचुरल बॉर्न प्रोडगी है? और हम देखते हैं सैफिया हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, क्या तुम माना को सर्कल से रिलीज कर सकते हो? जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मास्टर मैं ट्राई करता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है, यहाँ पे माना को सर्कल से निकालने में बिगिनियर्स के लिए बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी होती है। और मेरे पास लाइफ में मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रक्शन टाइप का स्पेल कर पाता था, उसके लिए मैं बहुत लोगों से पीछे था, जैसे कि हमारे ड्यूक सेक्शन से भी। लेकिन यहाँ पे अभी चीजें अलग है, क्योंकि यहाँ मैंने ड्यूक सेक्शन से सीधा टैलेंट को इनहेरिट किया है, जिससे जो मेरी बॉडी है वो माना को नेचुरली एक्सेप्ट कर रही है। और उसके लिए मैं यहाँ पे वाटर मैजिक तो आराम से सीख ही लूंगा, लेकिन और भी टाइप के मैजिक मैं सीख सकता हूँ। चलो पहले मैं अपने माना को अपने फिंगर पे कंसंट्रेट करता हूँ और इसको इतना शार्पेस्ट बनाता हूँ जो एम्पायर के गले को भी फाड़ के रख दे। और हम देखते ये एक बुलेट का फॉर्म ले लेता है। और हम देखते यहाँ पे सैफिया सोचती है, यहाँ पे जो माना है वो अगर बॉडी के बाहर आती है तो वो कोलैप्स कर जाती है, लेकिन यहाँ पे इसने तो क्रिस्टल का फॉर्म ले लिया, जो कि बहुत ही अच्छा है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, यहाँ पे मैंने इस फॉर्म को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा फोकस किया है, उसके लिए मुझे लगता है यहाँ पे पावर में थोड़ा सा कमी होगी और वो अटैक कर देता है पेड़ पे। लेकिन हम देखते हैं वो पेड़ का तो धज्जिया उड़ जाता है, जिसको देख के सैफिया तो बहुत ही शौक हो जाती है और वो सोचती है ये किस लेवल का एमिंग है, इतना अच्छा एम, वो भी 8 साल के बच्चे को। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बच्चा इस वर्ल्ड में कौन है? और हम देखते हैं सैफिया उसी पेड़ को देखती है और वो सोचती है मुझे लगा था ये मूविंग माना लेवल का होगा, लेकिन नहीं, इसमें तो आइस एलिमेंट है, जिसके कारण ये एक बेसिक मैजिक बन जाता है। लेकिन अगर मैं इसके बारे में थोड़ा अच्छे से सोचूं तो यहाँ पे बहुत ही ठंड लग रही है इस अटैक के बाद। और तभी हम देखते हैं पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, टीचर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? जिसपे हम देखते हैं सैफिया पीछे देखती है और वो सोचती है इसमें एक मैजिक फॉर्मूला था
था, इसका मतलब इस बच्चे ने एक मैजिक फॉर्मूला का यूज किया। इसमें रोटेशन, एक्सेलरेशन और कंजक्शन सब था और इसमें मिलिट्री मैजिक फॉर्मूला था और वो भी गोल्डन रेशियो में। इतना अच्छे से गलती से ही इतना अच्छा स्पेल का यूज करना सच में ये तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इस बच्चे ने तो ऐसा कर दिखाया। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फिर से बोलता है, टीचर कुछ प्रॉब्लम है क्या? जिस पे हम देखते हैं सैफिया बोलती है कुछ नहीं। और हम देखते हैं सीन कट होता है और हम देखते हैं दूसरे जगह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं सैफिया को और हम देखते हैं कोई बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम डेले को नहीं सिखा सकती हो? और हम देखते हैं ये हमारे मेन कैरेक्टर के फादर होते हैं और ये बोलते हैं अगर उसने फर्स्ट सर्कल को कुछ मिनट में ही कर लिया तो ये तो अच्छा हुआ ना, उसके लिए तुम्हें तो उसको टीच करना चाहिए ना। जिसपे सैफिया बोलती है हाँ ये अच्छा है, लेकिन उन्होंने एक परफेक्ट लीथल स्पेल को भी उसी टाइम यूज किया। जिसको सुन के हमारे मेन कैरेक्टर के डैड शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ, 8 साल का बच्चा उसने मैजिक यूज किया। जिसपे सैफिया बोलती है उसमें मिलिट्री मैजिक फॉर्मूला भी था, वो भी पूरा परफेक्ट गोल्डन रेशियो में। जो यंग लॉर्ड है वो बहुत ही टैलेंटेड है लेकिन लोगों को मारने में। जिसपे हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बोलते हैं अच्छा तुम ये बोलना चाहती हो क्योंकि तुम एक एल्डर और ब्लू मैजिक टावर के उसके लिए तुम थोड़ा सा वायलेंस से दूर रहती हो, उसके लिए तुम डेले को नहीं सिखा सकती हो। जिसपे सैफिया बोलती है ऐसा नहीं है, मैं तो उन्हें सही पाथ पे गाइड करना चाहती हूँ, वो भी अपने हाथों से ही। जिसपे हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बोलते हैं ऐसा है तो तुम यहाँ पे मना क्यों कर रही हो? जिसपे सैफिया बोलती है उसका कारण है आपका ही मैजिक। जिसपे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बहुत ही शौक हो जाते हैं और सैफिया बोलती है मुझे ऐसा लगता है जो यंग लॉर्ड को सीखना है वो पहले से ही वो पोजेस करके रखे हैं। मैंने आपके लव स्टोरी के बारे में बहुत ही सुना है और मैं आपकी प्रॉमिस को रिस्पेक्ट भी देती हूँ जो कि आपने मिस एलिना से किया है, लेकिन उस प्रॉमिस के कारण आप अपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और जबकि कोई बंदा बहुत ही टैलेंटेड है जैसे कि यंग मास्टर है और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सुनने का कोशिश कर रहा होता है और वो सोचता है यहाँ से मैं तो कुछ सुन ही नहीं पा रहा हूँ, वो लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो वो पक्का मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे। वैसे मैंने नहीं सोचा था जो मेरा पहला स्पेल होगा वो इतना खतरनाक पावर दिखाएगा। जो टावर मास्टर सैफिया है वो ही बहुत ही सरप्राइज लग रही थी। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगली बार से मुझे अपने पे कंट्रोल रखना होगा, मेरी पावर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और तभी हम देखते हैं सामने से कोई आ जाता है और वो बोलता है यंग लॉर्ड डेले। जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश हो जाता है और वो बोलता है अंकल हेलमुथ। जिसपे हम देखते हैं हेलमेट बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पहले मुझे पूछने दीजिए आप इस बार कहाँ पे थे? जिसपे हेलमेट बोलते हैं मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी करने के लिए गया था और तुम्हें तो पता ही है मेरी ड्यूटी है ड्यूकल फैमिली को प्रोटेक्ट करना और भद्दे मॉन्स्टर को हराना। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो आप एक डंजन में थे। और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है इस वर्ल्ड में यहाँ पे डंजन हमेशा निकलते रहते हैं और इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। और जब डीमन किंग जिंदा था तब तो वहाँ के डंजन के मॉन्स्टर बाहर भी आ जाते थे और सिविलियंस को चोट पहुंचाते थे और इसके लिए जो यहाँ पे नाइट वगैरह थे वो वहाँ पे डंजन में जाते थे और डंजन को क्लियर करते थे। और यहाँ पे मैं इस सिचुएशन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे जो अंकल हेलमुथ के टेरिटरी है यहाँ पे बहुत सारे ही मॉन्स्टर है दूसरे टेरिटरी से और इसका कारण मैं ही हूँ। जब मैंने डीमन किंग को डिफीट कर लिया था तब अंकल हेलमुथ को ऑर्डर मिला था कि वो डीमन किंग की टेरिटरी पे जाए और वहाँ के सारे ही मॉन्स्टर को खत्म कर दे। अगर मैं थोड़ा अच्छा से बोलूँ तो इनको ऑर्डर मिला है जाके उस जगह को कब्जा कर लेने के लिए। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अंकल हेलमुथ से बोलता है आप अपना ख्याल रखिएगा। जिसपे अंकल हेलमुथ बोलते हैं अच्छा यंग लॉर्ड आप मेरे लिए चिंता कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं पीछे से कोई बोलता है तुम तो बहुत ही अच्छी हालत में लग रहे हो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं फादर। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के फादर आते हैं और वो बोलते हैं ड्यूक सचन आपको मेरी तरफ से ग्रीटिंग है। वैसे आप जो डंजन में बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क किए हैं उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम भी आ जाती है और वो बोलती है अच्छा तुम यहाँ पे हो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मॉम यहाँ पे क्या कर रही है? और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलती है डेले मैंने सुना है यहाँ पे तुम अपने फर्स्ट सर्कल पे पहुंच चुके हो, सच में मुझे तुम पे बहुत ही प्राउड है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के डैड भी बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या,
तब तो कंग्रेचुलेसन डेले, और यहाँ पे तुम कुछ मांगना चाहते हो अपने फादर से तो मांग सकते हो। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अच्छा ऐसा क्या, तब तो मेरे ख्याल से मुझे नेक्रोमेंसी सिखाने के लिए बोलना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही अजीब लगेगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे एक लिटिल सिस्टर चाहिए। जिस पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के दोनों मॉम डैड शर्मा जाते हैं, और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बोलते हैं हम लोग अपना बेस्ट देंगे। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है फादर। और हम देखते हैं ये सुन के तो अंकल हेलमुट भी थोड़े से शर्मीले हो जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे रात का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सोच रहा होता है मैं तो यहाँ पे बस बच्चापन दिखा रहा था, जो कि इस एज में मामूली बात है। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सो जाता है और वो सोचता है यहाँ पे मैं बहुत ही थका हुआ लग रहा हूँ क्योंकि शायद मैंने मैजिक यूज किया इसके लिए। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वही बंदा मार रहा होता है और वो बोलता है अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया, बहुत ही टाइम हो गया था ना हमें मिले हुए। और वैसे तुम्हें पता है लोग बहुत ही निर्दय होते हैं, तुम यहाँ पे सोच रहे थे कि तुम यहाँ पे आराम से जिंदगी जियोगे और बड़े होगे, बहुत ही तुम खुश थे ना अपने पेरेंट्स के साथ और इस बड़े हाउस में रह के, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। अब तुम्हारा रिवेंज कहाँ गया, तुम रिवेंज नहीं लोगे। जो एम्पायर है वो जल्दी तुम्हें ढूंढ लेगी और वो फिर से तुम्हें मार देगी, और जब तक तुम्हारे यहाँ पे सारे ट्रेसेस यहाँ से खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो नहीं रुकेंगे। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उठ जाता है और हम देखते हैं उसके दिल में कुछ हो रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरा दिल है वो फटने वाला है। ये क्या, ये तो मुझे लग रहा है ये माना रैम्पेज है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बाहर जाने लगता है और वो बोलता है ये एम्पायर ये मुझे यहाँ पे मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ जाता है और वो सोचता है मैंने सोचा था अगर मुझे बाहर का फ्रेश एयर मिलेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे तो ये कुछ असर ही नहीं कर रहा है और बुरा होते जा रहा है। और तभी हम देखते हैं पीछे से सैफिया आ जाती है और वो बोलती है मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे बहुत ही तकलीफ हो रही है। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है टीचर सैफिया। और हम देखते हैं सैफिया सोचती है माना रैम्पेज सच में ये तो बहुत ही टैलेंटेड चाइल्ड है, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तब भी मैं यहाँ पे थोड़ा डेंजर से इसको बचा सकती हूँ। और हम देखते हैं सैफिया हमारे मेन कैरेक्टर को छूती है और वो कुछ करने लगती है और वो सोचती है अगर मैलिक ने इस बच्चे का मैजिक ले लिया तो इसको उल्टा करना पॉसिबल नहीं होगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये माना रैम्पेज तो चला गया और सब कुछ ठीक हो जाता है। और हम देखते हैं सैफिया बोलती है जो मैजिक का सबसे बड़ा एसेंस है वो तुम्हारे हार्ट का मिरर है, और इसी के कारण जो सारे मेजेस है वो अलग अलग व्यवहार करते हैं लेकिन उनका मैजिक सेम ही रहता है। और यहाँ पे जो तुम्हारा टैलेंट है मैजिक में वो है दूसरों का लाइफ लेना, और ये बहुत ही डेंजरस टैलेंट है, और उसके लिए मैं यहाँ पे तुम्हारी टीचर बनूंगी और तुम्हें सही मार्ग पे लेके चलूंगी। और हम देखते वो एक बुक को हमारे मेन कैरेक्टर को देती है जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो नेक्रोमेंसी का बुक है। जिसपे सैफिया बोलती है ये हमारा फेट है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा अब से। और हम देखते हैं सैफिया भी हमारे मेन कैरेक्टर को हैप्पी बर्थडे बोलती है, और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सैफिया से गले मिल जाता है। और हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं सैफिया और हमारा मेन कैरेक्टर बाहर होते हैं और वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये रैबिट यहाँ पे ये क्या कर रहा है। जिसपे सैफिया बोलती है तुम्हें इसका शिकार करना है, वैसे तुम्हें याद है ना जब तुम अपने फादर के साथ शिकार करते थे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मास्टर। और हम देखते हैं वो अटैक कर देता है उस रैबिट पे और उसे मार देता है। और हम देखते हैं सैफिया बोलती है यहाँ पे तुमने वही स्पेल का यूज किया जो कि तुमने पहले यूज किया था, लेकिन तब भी यहाँ पे जो स्पेल्स का फॉर्म होता है वो हमेशा चेंज होता है मेजेस टू मेजेस में। तुम्हें पता है डैले ऐसा क्यों होता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे नहीं पता। जिसपे हम देखते हैं सैफिया बोलती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैजिक है वो तुम्हारे माइंड के हिसाब से चलता है। तुम्हारा मैजिक उतना ही घातक होगा जितना तुम्हारा दिल घातक होगा, और तुम्हारा मैजिक उतना ही सॉफ्ट होगा जितना तुम्हारा दिल सॉफ्ट होगा। और उसके लिए जो मैजिक होता है वो तुम्हारे अंदर का ट्रू सेल्फ को दिखाता है। जिसको सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक होता है। और हम देखते हैं सैफिया अपने बात को कंटिन्यू करती है और वो बोलती है यहाँ पे फायरवॉल नाम का एक स्पेल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर को दिखाता है, और यहाँ पे जो मैजिक टावर में सिखाया जाता है इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे है रेड मैजिक टावर जो कि अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव करता है, और जो ब्लू मैजिक टावर है वो हार्मोनी पे बिलीव करता है। सारे ही मैजिक टावर्स के उनके जैसे
जैसा सोच होता है वैसा ही उनका मैजिक होता है, और यही सोच के कारण जो सभी मैजिक टावर है उनका फाउंडेशन बना है और उन्होंने मैजिक सिस्टम बनाया है। यहाँ पे सिर्फ रेड और ब्लू टावर ही नहीं है, यहाँ पे नॉर्थ व्हाइट और ग्रीन मैजिक टावर भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये सब तुम्हें सिखाने के लिए। और ये सब सुन के हमारा मेन कैरेक्टर तो बहुत ही शौक होता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आया होता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसी रैबिट को फिर से जिंदा करने का कोशिश करता है नेक्रोमेंसी से। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है किसी भी जानवर या किसी भी चीज को जिंदा करने के लिए आपको सबसे पहले उसे माना स्ट्रिंग से बांधना पड़ता है और फिर आप उससे कंट्रोल करते हैं उसको। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस रैबिट को जिंदा कर देता है, जिसपे हम देखते हैं सैफिया बोलती है बहुत अच्छा, अब क्या तुम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं कोशिश करता हूँ मास्टर। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर फ्रोजन आर्मर नाम का स्किल का यूज करता है और हम देखते हैं वो रैबिट फ्रोजन आर्मर से कवर हो जाता है। और हम देखते हैं सैफिया बोलती है जो तुम्हारा फ्रोजन आर्मर है वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, चलो अब इसका डिफेंस टेस्ट करते हैं। और हम देखते हैं सैफिया उस पर अटैक कर देती है और हम देखते हैं वो फ्रोजन आर्मर थोड़ा सा ही टूटता है। जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये काम किया मास्टर, मैंने आपके बुलेट को रोक दिया। जिसपे हम देखते हैं सैफिया बोलती है बहुत अच्छा डैले, तुमने सच में बहुत कमाल का किया। वैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है तुम कुछ बोलना चाहते हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो जल्दी से बताओ। जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वाटर एट्रीब्यूट मैजिक भी अच्छे से सिखाए। जिसपे हम देखते हैं सैफिया सीधा मना कर देती है। जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही शौक हो जाता है और वो बोलता है ऐसा क्यों। जिसपे हम देखते हैं सैफिया बोलती है यहाँ पे जो तुमने वाटर मैजिक का यूज किया है वो तो बहुत ही बेसिक है, लेकिन जैसा सभी मैजिक होते हैं वैसे ही वाटर मैजिक भी होता है, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जो नए मैजिशियन होते हैं उनको तो एक ही टाइप का मैजिक सीखने में भी बहुत ही प्रॉब्लम होता है, और उसके लिए यहाँ पे जो दो टाइप का मैजिक एक ही टाइम में यूज करता है उसे हम डुअल मेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा एज है मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, और मुझे लगता है यहाँ पे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। उसके लिए यहाँ पे तुम अपने एम्बिशन को खत्म कर लो। जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर तो बहुत ही शौक हो जाता है और उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। और हम देखते हैं वो सोचता है क्या एम्बिशन, इतना सारा चीज मैंने आपको दिखाया लेकिन तब भी आप सोच रहे हैं यहाँ पे मैं बस सोच ही रहा हूँ उसके बारे में, इतना काफी नहीं है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सैफिया से बोलता है मास्टर आपने बोला था कि आप मुझे हेल्प करोगी और हम दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो। जिसपे हम देखते हैं सैफिया कुछ बोलने वाली होती है लेकिन वो बोल देती है कि आज का लेसन खत्म करते हैं। और हम देखते हैं उसी दिन रात का सीन जहाँ पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बुक वगैरह पढ़ रहा होता है और वो बोलता है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को प्रूव जरूर करूंगा। और हम देखते हैं कल का सीन जहाँ पे हम देखते हैं सैफिया बोलती है यहाँ पे तो तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, क्या तुम कल रात नहीं सो पाए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं यहाँ पे जागा हुआ था क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ दिखाना था आपको। जिसपे सैफिया बोलती है यहाँ पे तुम अपने आप को ज्यादा आगे मत ढकेलो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे फिर से एक रैबिट को जिंदा करता है और उसको आर्मर पहना देता है। जिसपे हम देखते हैं सैफिया बोलती है लेकिन तुमने तो ये पहले से ही मास्टर करके रखा है। जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे आइस एक्सप्लोजन का यूज करता है, जिसको देख के सैफिया तो शॉक हो जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पे इतना ही नहीं होता है, और हम देखते हैं वो रैबिट अपने आप को ब्लास्ट करने लगता है और फिर वो ब्लास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे वो ब्लास्ट सैफिया के पास भी आता है, जिससे सैफिया यहाँ पे शील्ड बना लेती है। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सैफिया से बोलता है यहाँ पे मैंने कॉर्प्स एक्सप्लोजन और आइस एक्सप्लोजन को कंबाइंड किया, इसका मतलब मैंने वाटर एट्रीब्यूट और डार्क एट्रीब्यूट को एक साथ यूज किया, क्या अब मैं डुअल मेज के गिनती में आ सकता हूँ। तो भाई इसी के साथ ये एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।